बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए बीए प्रोग्राम। यहां पे हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो था आपका चैप्टर नंबर 1 के पार्ट बी का जो था, पार्ट बी का भी ये पार्ट नंबर बी है। ठीक है, यानी कि बिना कंफ्यूज हुए यहाँ पे एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लो। चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 था वैश्वीकरण, इसका है पार्ट 1 अर्थ और वाद विवाद, ये हमने कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हो। उसके अलावा पार्ट बी है ये आयाम, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक प्रभाव देखा है। इसी का हम यहाँ पर पार्ट बी पढ़े, यानी इसका पार्ट बी यहाँ पर है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पार्ट ए बना हुआ है यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 का, तो आप प्लीज़ जा करके पहले वो देखो, जिसके पार्ट 1 में हमने ये बहुत अच्छे से समझा था वैश्वीकरण क्या है, आयाम और उसके तीनों ही आयामों को हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझा था। अब देखिए इसके परिणाम पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में पूछा है कि वैश्वीकरण के क्या प्रभाव आए तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। अगर एग्जाम में पूछा है कि वैश्वीकरण के क्या परिणाम आए, ठीक है, तो भी आपको यही जो है पॉइंट्स लिखने हैंगे। ठीक है, तो देखो परिणाम और प्रभाव की अगर बात करें तो भारत के अनुसार देखिए सबसे पहले वैश्वीकरण के सकारात्मक पॉइंट यानी कि पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये देखने को मिला कि जब से भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया तो रोजगार में वृद्धि हुई, रोजगार बढ़ा, छोटे छोटे उद्योग घर घर में बनाए जाने लगे, तो महिलाएं भी उनके अंदर शामिल होकर काम करने लगी, उद्योगों में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास हुई, यानी कि अर्थव्यवस्था बढ़ी। जब दूसरे देशों के साथ भारत ने व्यापार करना शुरू किया तो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बढ़िया बढ़ी। ठीक है, पूंजी प्रवाह में विस्तार हुआ। ठीक है ना, देश के आर्थिक विकास मजबूत हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का गठन हुआ। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप यूएनओ को ले सकते हो, यूएनओ में भारत शामिल हुआ। उसके अलावा डब्ल्यूटीओ में भारत शामिल हुआ, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत ने अपनी मौजूदगी दिखाई। विश्व व्यापार में तेजी आई, भारत ने सिर्फ अमेरिका के साथ ही बिजनेस नहीं किया। जब उसने देखा कि मेरी एक देश के साथ बिजनेस करने से मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो रही है, तो भारत ने रूस के साथ भी किया, चीन के साथ भी किया, अफ्रीका महाद्वीप में कई सारे देश है वहाँ भी किया। ठीक है, तो रूसी और फिर रूढ़िवादी का यहाँ पे अंत हुआ। रूढ़िवादी का मतलब ये है कि जो पुरानी विचारधारा थी उनका यहाँ पर अंत हुआ। राज्य की कौशलता में बहुत बड़ा प्रभाव दिखा, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर बढ़ी, जिससे जीडीपी में ग्रोथ आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सभी सकारात्मक पॉइंट्स को और अच्छे से लिख सकते हो। मैंने आपको की पॉइंट्स लिखे हैं, ये बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे लिख सकते हो। उसके बाद आएंगे नकारात्मक यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स। तो देखो वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव जो देखने को मिला वो देखने को मिला कि आर्थिक उपनिवेश का शिकार होता चला गया ये भारत। आर्थिक उपनिवेश मतलब जब उसको ये दिखा कि भारत की मुद्रा में कमी आ रही है तो वो और ज़्यादा अपनी कंडीशंस को डेवलप करने लगा। ये आपको पढ़ने को मिलेगा जब 1961 में क्रांतियाँ हुई थी काफ़ी सारी, तब की। अमीर गरीब की और ज़्यादा खाई बढ़ी, अमीर अमीरी होता चला गया, गरीब गरीबी रह गया, गहरी हुई। ठीक है, लघु और कुटीर उद्योग बने, जिससे काफ़ी लोगों के बीच मतभेद भी पैदा हुआ। इसी का नकारात्मक प्रभाव, उद्योगों का बिल्कुल खात्मा होना शुरू हो गया। राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया, राज्य में जो पॉलिटिक्स पार्टियां थी वो अपनी पॉलिटिक्स रच रही थी। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद में वृद्धि हुई। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद मैंने वही बताया ना, अमेरिका की कल्चर्स को हम लोग अपनाने लग गए थे, ये तब से अभी तक पॉपुलर है। निजी कंपनी खत्म होने लगी, नहीं प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ख़त्म है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अलग ही जो है अपना वर्चस्व बढ़ने लगा, एमएनसी कंपनीज आने लगी, पश्चिमी वर्चस्व बढ़ा बहुत बड़े तरीके से। तो ये सभी नकारात्मक पॉइंट यहाँ पर दिखे। उसके बाद जब भारत ने देखा कि इसके कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का भारत पर नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ रहा है, तो भारत ने क्या किया कि कुछ चीज़ों को उसने सुधार लाया। तो भारत ने एक नीति अपनाई 1947 में। ठीक है, 1947 में भारत ने एक नीति अपनाई जिसको बोला उसने संरक्षणवाद की नीति। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को उसने बचाने की एक नीति अपनाई, जिसमें उसने 2 कानून लागू किया। एक कानून जो था उसका था व्यापक लाइसेंस प्रणाली। व्यापक लाइसेंस प्रणाली क्या था? व्यापक लाइसेंस प्रणाली जो था उसके अंदर उसने ये बात कही थी कि जिसके पास लाइसेंस होगा वही मार्केट में बेच पाएगा अपने सामानों को, वही बिजनेस कर पाएगा। ठीक है, ये उसका पहली कानून थी भारत की। ठीक, उसके बाद उसने एक और चीज़ करी कि अधिकांश सार्वजनिक जो क्षेत्र होते थे यानी कि मार्केट पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया, तो इसका बहुत बड़े लेवल पर विरोध भी हुआ। ठीक है, उसके अलावा इसी के साथ 1951 में एक और नीति अपनाई, एलपीजी जो थी वो वैश्वीकरण था, यानी कि लिबरलाइजेशन कर दिया उसने, प्राइवेटलाइजेशन भी कर दिया और ग्लोबलाइजेशन भी कर दिया, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों को लागू कर दिया 1991 में।
तो एग्जाम में पॉइंट जो बनता है यहाँ से बनता है, ऊपर के पॉइंट से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए वैश्वीकरण का विरोध भी हुआ। वैश्वीकरण का विरोध हुआ तो दो पक्षों में हुआ, एक है वामपंथी और एक है दक्षिणपंथी। वामपंथी समाजवादी को बोला गया और दक्षिणपंथी पूंजीवादी को बोला गया, जिन्होंने अपने अपने तर्क दिए कि वैश्वीकरण किन तरीकों में गलत है। देखो, वामपंथ यानी कि समाजवाद का कहना ये था कि जब से वैश्वीकरण अपनाया है यह वर्ग समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। तो वैश्वीकरण जब अपनाया तो समाजवाद पे तो वो देता नहीं था, वो प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करता था। तो इसका बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने लिया, इसका अपवाद। उसके अलावा समाजवादी कहते थे कि अमीर व गरीब तबकों की तरफदारी करनी चाहिए, जो कि वैश्वीकरण के चलते नहीं हो रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि सरकार की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं ये, तो सरकार समाज की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये आर्थिक समानता व आर्थिक उपनिवेशवाद की बात करते हैं कि आर्थिक रूप से हम बिल्कुल उपनिवेशवाद बनते जा रहे हैं, यानी कि गुलाम बनते जा रहे हैं। दक्षिणपंथी यानी कि पूंजीवादी लोग कहते हैं, ये जो लोग थे ये पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। तो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, पूंजीवाद की ही सारी विचारधारा अपनाई जानी चाहिए। ये लोग उद्योगपति और निजी सामाजिक तत्वों की तरफदारी करते हैं। सरकार को अर्थव्यवस्था और गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा ये बोलते हैं। जबकि वैश्वीकरण में कुछ चीज़ें सामाजिक रूप से भी शामिल की गई थी। ये वर्ग आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं। राज्य का स्वरूप पूरी तरीके से पूंजीवाद होना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। नहीं कि टोटली ये फोकस करते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था को। सो होप सो कि अब आपका चैप्टर यूनिट नंबर 1 के दोनों ही चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको टू द पॉइंट्स बातें बताई गई है, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब हम यूनिट नंबर 2 के साथ मिलते हैं, और उसके चैप्टर 3 यूनिट 2 में आपके 3 चैप्टर्स हैं, तो हम तीनों ही चैप्टर्स की बात करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।